अरे सर मैं एसडीएम हो गया हूं और सर जिंदगी बदल गई है और ये हो गया है सर आपके आशीर्वाद से। तो भले ही हमारा प्रयास एक चिड़िया की चोंच में पानी की बूंद जितना हो, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए जब भी आपको आत्महत्या का ख्याल आएगा तो आपको लगेगा कि कल इस पौधे को पानी कौन देगा, लेकिन उसके की परवरिश के लिए समय देना होगा और तभी हम बच्चे को ये चीजें सिखा पाएंगे। फिर बच्ची ने लिखा कि मैं परीक्षा नहीं पास कर पाऊंगी, सॉरी, और इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूं। एक ही भाव है। लेकिन अगर जो उसने ये सीखा होता है कि जिन लोगों ने आज तक कोई परीक्षा नहीं दी है, जिन लोगों ने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई परीक्षा पास नहीं की, वो भी समाज के लिए कितने उपयोगी हैं। क्यों सिर्फ और सिर्फ नंबर दिलाने पर 100 में 100 का टारगेट, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूलों को प्रयास करने चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी है जो अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, उन बच्चों से तुलना की जाए तो स्वाति भारती के जीवन में कोई तुलना ही नहीं है। उसके मन का हो तो अच्छा है और मन का न हो तो और अच्छा है, क्योंकि तब ईश्वर के मन का होना है। तो टूटता वही है जो रिजिड होता है, टूटता वही है जो झुकता नहीं है। तो हमें बच्चों में झुकने, फ्लेक्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी, उनकी मन मांगे। एक तो सबसे बड़ी मेरी 2 लीटर पानी में जब 72 घंटे काटने होते हैं तब आपको एक एक बूंद पानी की कीमत समझ में आती है कि रुई भिगो के होठों पे लगा लेने से भी प्यास खत्म होती है। लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, प्रोविंशियल सर्विस में मैंने जयपुर, जोधपुर बहुत क्लासेस लिए हैं, तो राजस्थान में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर क्लासेस पढ़ाए मैंने, यहाँ कक्षाएं ले रहा। यहाँ भी अभी तक हमारे करीब 50 विद्यार्थी हैं जो पोस्टेड हैं। दीपक है, एसडीएम है, शैलजा है, डिप्टी एसपी है, स्वाति है, बीएसए है, कुछ जीएसटी में हैं, कुछ सब रजिस्ट्रार हैं, कोई जेल डिपार्टमेंट में है। तो हर जगह के जो जिलाधिकारी हैं, भानुचंद्र गोस्वामी, वो दिल्ली में हम अध्यापन करते थे, हमारी कोचिंग के विद्यार्थी थे। अब उनको पता लगा तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमारा इंतजाम किया रुकने का और सारी चीजें और सब। तो बड़ा तय था कि इसका सिलेक्शन होगा। उसका प्री हुआ, उसका मेंस हुआ और उसी दौरान उसके फादर को हार्ट अटैक पड़ गया। वो पुलिस में कांस्टेबल थे और जैसे ही हार्ट अटैक पड़ा उनकी एंजियोप्लास्टी हुई हॉस्पिटल में। हमने उनकी इसी बात पर उनको हाईएस्ट इंटरव्यू नंबर दिए, 75 मार्क्स है इंटरव्यू, जो हाईएस्ट हैं। मतलब आपकी स्ट्रगल को लोग तवज्जो देते हैं। अब वो महिला ये सोच लेती कि हम एक नौकरी तो कर ही रहे, बेटे तो अर्श पे है, टॉपर है, 100% पाया है, हमने भी होप बनाई और उसे लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एसडीएम होगा, इंटरव्यू कॉल हो गया। वो लिस्ट में नहीं होता है तो वो फर्स्ट पे आ जाता है अर्श से। उसे तो लगेगा हम जी नहीं पाएंगे, दूसरी हारूंगा। सेकेंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जब आई, उसका उसमें नाम था और उसको रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो थी, आजकल उसे रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मोदी जी ने नाम दे दिया, उसका आईआरटीएस हो गया। कोटा में 19 साल की बच्ची ने जो सुसाइड किया है, जेईई की परीक्षा देने वाली थी वो, और उसने किस मनोदशा में सुसाइड करा, इसको जानने के लिए अभी हम आए हैं बरेली के श्रेष्ठ कोचिंग के सिविल सर्विसेज मेंटर जो है केबी त्रिपाठी जी के पास। आप सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते हैं और बरेली में खासा नाम है आपका, कई सारे विद्यार्थी आपके आईएएस आईपीएस बने हैं और वो इस बात को गहनता से समझ सकते हैं कि किस हालातों में उस बच्ची ने सुसाइड किया और आगे इसको कैसे मैनेज किया जाए हमारे समाज की तरफ से। हमारा समाज किस दिशा की तरफ गया है जो इस तरीके के बच्चे जो हैं वो ये कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहिए, क्या सुधार लाना चाहिए, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपोज न्यूज के लिए। निश्चित तौर पे आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। सर ये जो बच्ची ने सुसाइड किया है 19 साल की, जेईई की परीक्षा देनी थी इसको, और तो वो हम ये जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट लेवल पे कैसी उसकी मनोदशा या क्या कारण या क्या वजह रही होगी जो उसने ऐसा सब कुछ किया। देखिए, निश्चित तौर पर इस जो समस्या है और ये जो सामाजिक बुराई है, इसकी जिम्मेदारी में बहुत लोगों की सहभागिता है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि परिवार की एक भूमिका है, समाज की एक भूमिका है और फिर शैक्षिक संस्थानों की एक भूमिका है। हमें ये लगता है कि आज के समय में माँ बाप इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको ये नहीं जानकारी है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और वो किस तरह से पल रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं। साथ ही दूसरा, समाज में जो प्रतिस्पर्धा की होड़ शुरू हुई है, जो कंपटीशन है, उसके कुछ कारण हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो स्कूल हैं, जिन्हें हम स्कूलिंग कहते हैं, स्कूलिंग एक बड़ा टर्म है। स्कूलिंग का मतलब डिसिप्लिन होता है, स्कूल शब्द का अर्थ अनुशासन होता है। वो अनुशासन जो सिखाना चाहिए स्कूलों को, वो नहीं है।
सबसे ज्यादा आत्महत्या का जो कारण मुझे लगता है और जिस पे मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में बात करता हूं कि यदि आप अपने जीवन को आत्म केंद्रित कर देंगे, सेल्फ सेंटर्ड कर देंगे, तो आप आत्महत्या की ओर उन्मुख होंगे। यदि आप अपना जीवन बहुत सारे उपयोगों के लिए रखेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी, बहुत सारे लोग शामिल होंगे, बहुत सारे उद्देश्य शामिल होंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन के पक्ष शामिल होंगे। जब आपको ये लगेगा कि आप दुनिया के कई लोगों के लिए मददगार हैं, उनके लिए उपयोगी हैं, तो ऐसा व्यक्ति सुसाइड नहीं करता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं अक्सर काउंसलिंग में कहता हूं कि आप पौधे लगाइए और पौधे को रोज पानी डालिए। जब भी आपको आत्महत्या का ख्याल आएगा तो आपको लगेगा कि कल इस पौधे को पानी कौन देगा। लेकिन उसकी जगह आज हमारे बच्चे सिर्फ किताबों के बीच में कैद हैं, सिर्फ वो किताबों को पढ़ना, उनको परीक्षा पास करना ही जीवन के एक उद्देश्य दिखाई देता है। उसके अलावा उनका जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो जब आपका उद्देश्यहीन जीवन हो जाएगा तो वो निरर्थक हो जाएगा, फिर आपको वो जीवन काटेगा, फिर आप उस जीवन को जी नहीं पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने में परिवार जिम्मेदार है, परिवार के साथ समाज जिम्मेदार है और समाज के साथ स्कूलिंग जिम्मेदार है, संस्थान जिम्मेदार है। अच्छा, क्या संशोधन आपको लगता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करता है, उसके फादर जॉब में होते हैं, अक्सर मदर भी जॉब में होती है, उन्हें वो किताब के अलावा जो जीवन को जीने की जो कला चाहिए, उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो वो कैसे इसको सुधार ला सकते हैं इन सब चीजों में? निश्चित तौर पे यही लाइन मैं कहना चाह रहा हूं कि समस्या यही है। अब इस समस्या का सुधार कैसे होगा? तो सबसे पहले तो माँ बाप को ये सोचना होगा कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। क्या हम नई जो पीढ़ी पैदा करते हैं वो समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अच्छा मानव संसाधन दें। इसलिए हमें अपने समय में अन्य चीजों में कटौती करने के बाद भी बच्चे की परवरिश के लिए समय देना होगा और तभी हम बच्चे को ये चीजें सिखा पाएंगे। फिर दूसरी चीज, बच्चों के मन में ये भाव नहीं पैदा करना है कि सिर्फ परीक्षा पास करना ही जीवन के एक उद्देश्य है। जीवन के उद्देश्यों को उनके सामने रखना है। अच्छा इंसान बनना भी एक उद्देश्य है। जैसे उस बच्ची ने लिखा कि मैं परीक्षा नहीं पास कर पाऊंगी, सॉरी, और इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूं, एक ही भाव है। लेकिन अगर जो उसने ये सीखा होता कि जिन लोगों ने आज तक कोई परीक्षा नहीं दी है, जिन लोगों ने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई परीक्षा पास नहीं की, वो भी समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। आप किसी के मुस्कुराने का कारण बनते हैं तो भी आप उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को ये सोचना होगा। दूसरा, समाज में भी जिस तरह से हम समाज से कटते चले जा रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल होने के नाते जो हमारी चीजें होती हैं उनसे बच्चे को जोड़ना है, समाज से बच्चे को रूबरू कराना है, समाज के बीच उसको इन्वॉल्व करना है, उसमें समाज की भी भूमिका है। फिर रही सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्कूल की। माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते ही इसलिए हैं। स्कूलों ने अपनी वो जिम्मेदारी उठानी बंद कर दी है। स्कूलों का काम भी सिर्फ चंद लाइनें याद करा देना, रटा देना। हम लोगों के समय में स्कूल्स में तमाम भूमिकाएं होती थी। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल का फोकस सिर्फ और सिर्फ नंबर दिलाने पर, 100 में 100 का टारगेट, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूलों को प्रयास करने चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता है, जैसे आपके पास से कई सारे बच्चे आईएएस बने हैं, मेरे ख्याल से आईपीएस भी बने होंगे, तो वो बच्चे और जो इस तरीके के बच्चे जो कम नंबर लाते हैं, कहीं वो हीन भावना का शिकार क्लास में बैठ के होते हैं, उन पे अलग से कुछ फोकस देने की जरूरत होती है क्या सर? नहीं, हमारा जो सिविल सर्विस का अनुभव है उसमें मैं यही कहूंगा कि सिविल सर्विस की परीक्षा अध्ययन और ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये गुणों की और विशेषताओं की परीक्षा है। इस परीक्षा में आपके टेट्स और एट्रीब्यूट्स का परीक्षण किया जाता है, कौन से गुण हैं आपके अंदर, कौन सी विशेषताएं हैं आपकी। तो गुण और विशेषताओं का परीक्षण करने के दौरान ऐसी कोई भूमिका नहीं आती कि जिस बच्चे के नंबर, अभी तो एक मूवी आई है 12th फेल, बड़ी चर्चित है, कि एक बच्चा जो 12वीं में फेल होता है और वो आईपीएस बनता है और उसकी सक्सेस स्टोरी पे है, नाटकीय है, फिल्मांकन है, इसलिए कुछ चीजें उसमें नाटकीय तत्व लिए हुए हैं। लेकिन कई बच्चों की जीवन ऐसा है, मैं अपने यहाँ देखता हूँ, बरेली में जो बच्चे सिलेक्ट हुए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी बदायूं में जो बीएसए है, हमारी स्टूडेंट है बच्ची स्वाति भारती, कितनी परिवार की कठिन परिस्थितियां थी जिसमें उसने अध्ययन किया। कोई सामान्य बच्चा होता तो वो परेशान हो जाता। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो माँ बाप
इतना अर्न कर चुके हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, उन बच्चों से तुलना की जाए तो स्वाति भारती के जीवन में कोई तुलना ही नहीं है। उसके जीवन में हर चीज का भाव है, लेकिन उस बच्ची की एक ललक थी कि मुझे पीसीएस बनना है, और सर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करने का मतलब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसकी मेहनत के दौरान उसको अपने पिता की आर्थिक स्थिति, अपनी माता के संघर्ष की स्थितियां, बताइए उसके बारे में ताकि स्वाति भारती जब मेरे पास आई थी उस समय ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था बरेली कॉलेज में बीएससी में। उसकी माताजी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी यहीं रामपुर गार्डन, और बहुत कम पैसे मिलते हैं, आप लोग जानते हो उसको क्या कहा जाए कि कितने कम पैसे, टीवी पे कैमरे पे जो इस अस्पताल और स्कूलों ने हाल बना रखा है। फादर उस समय अस्वस्थ थे, बेड पर थे। दलित समाज से वो बच्ची आती है जिन जातियों को हम हीन और नीचा मानते हैं, ऐसे एक कमरे का घर है जहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, 2 भाई हैं, बड़े भाई की शादी हो गई है, बच्चे हैं, छोटे से घर में पढ़ने की स्थितियां नहीं बन रही हैं। ऐसे संघर्ष के बीच वो मेरे पास आई। उसने यहाँ पढ़ाई शुरू की, वो यहाँ पढ़ती थी, वो अपने भाइयों को भी हेल्प करती थी, तीनों भाई बहन मिलके पढ़ना शुरू किए। वो परिवार मेरे संपर्क में आया, जो मुझसे मदद हो सकती थी मैंने पूरी मदद की, जिस भी तरह की मदद की उसको जरूरत थी। उसी समय उसने एक दिन कहा कि घर में पढ़ने को समय नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिलती, अकेला कमरा नहीं मिलता तो मेरा डिस्टर्ब होता है। मैंने अपने यहाँ एक स्टडी रूम शुरू किया। तब बरेली में कोई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ नहीं था। पहली बरेली की लाइब्रेरी या स्टडी रूम जैसा कॉन्सेप्ट मैंने श्रेष्ठ आईएएस में एक कमरे में बेंचेस डाल के शुरू किया, और वो अभी तक चल रहा है। अब तो आज बरेली में लोग एक केबिन वाली लाइब्रेरी बना के, जो कि पढ़ाई से ज्यादा वहां दूसरी गतिविधियां बच्चे संचालित कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वो स्टडी रूम है जिसमें सिर्फ बेंचेस पड़ी हैं, और खुले में जैसे क्लास में बेंचेज होती है उस पे बच्चे बैठ के, लेकिन वहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, पूरी तरह से डिसिप्लिन होता है। जो भी आएगा चुपचाप अपनी किताब कॉपी निकाल के पढ़ेगा, जिनके घर में पढ़ने की जगह नहीं। और उसकी फीस भी हमारे यहाँ कोई नहीं, तब तो बिल्कुल फ्री था, अब तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे हम 100 रुपए ले लें उनसे, जिससे व्यवस्था बनी रहे। लेकिन अभी भी वो रूम है जहां बैठ के स्वाति ने पढ़ा। वो सुबह आ जाती थी, शाम तक पढ़ती थी, बीच में टीचर से पूछ भी लेती थी, और उसकी उसी मेहनत में उसने अपने भाइयों को पढ़ाना शुरू किया। और आश्चर्यजनक यह था कि उसके दोनों भाई पुलिस में सिपाही भर्ती हो गए, एक पीएससी में, एक पुलिस में। कांस्टेबल की परीक्षा पास की, और उसने समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पास की। अगले सप्ताह पीसीएस का रिजल्ट आया, और फर्स्ट अटेम्प्ट पीसीएस में इंटरव्यू देके वो बीएसए बन गई, और अभी बदायूं की बीएसए है। जब उस बच्ची को मैं देखता हूं, और ऐसे शैलजा को मैं देखता हूं, शैलजा मिश्रा अभी डिप्टी एसपी हैं, हमारी यहीं बरेली की विद्यार्थी भवन बिहार में रहती थी। बचपन में बहुत छोटी थी तब उसके फादर की एक्सीडेंटली डेथ हो गई, और माताजी ने मृतक आश्रित में नौकरी की। परिवार की बड़ी कठिन समस्याएं थी। बचपन में बच्ची के सर से बाप का साया उठ जाए, कौन पढ़ाता है, क्या होता है। वो आज डिप्टी एसपी है। जब इन बच्चों को देखता हूं, और जो कोटा की अभी ये घटनाएं सामने आ रही, तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने जीवन में स्ट्रगल नहीं देखी है। वो जैसे कहते नहीं कि सिल्वर स्पून बेबी हैं, उनको जो जीवन में चाहा उन्हें मिल गया। जब उन्हें लगता है कि हम जेई पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, एडवांस पास करेंगे, और उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें लगता फिर जीने का मतलब क्या है। तो ये भूमिका समाज की है, परिवार की है, स्कूल की है कि उसको ये बताए, और अध्यापकों की है। जैसे मैं अभी भी सिविल सर्विस के लिए हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनकी मैं इस बात पे काउंसलिंग करता हूँ। मेरा एक ओरिएंटेशन क्लास होता है कि अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। जैसे बरेली में मैंने अपनी कोचिंग में, चूंकि हमारे यहाँ सारे विद्यार्थी 18 साल से ऊपर के होते हैं, मैं ब्लड डोनेशन करवाता हूँ सब विद्यार्थियों से। उनको कहता हूं कि 3 महीने में आधे घंटे का टाइम खर्च होता है, 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेशन करिए। लेकिन जब भी आपको नेगेटिव ख्याल आएगा, जब आपको लगेगा कि हम किसी काम के नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तब तुम्हें ख्याल आएगा कि हमने जो ब्लड डोनेशन किया था उसको 3 यूनिट में बांटा गया था, हो सकता है उससे किसी की जान बची हो, और अगर जो किसी की जान बचाने में हमारा कोई योगदान है, तो जीवन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है, थोड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होने की जरूरत है, मजबूत उससे हम होते हैं। जैसे मैं अक्सर मंदिर नहीं जा पाता, बहुत पूजा पाठ नहीं कर पाता, लेकिन जो मैं क्लास में ईमानदारी से पढ़ाता हूं वही कर्म मेरी पूजा है। और मैं 8-8 घंटे पर डे क्लास लेता हूं, 10 घंटे क्लास लेता हूं, और मैं यही कहता हूं किसी कोचिंग में बैठने के बाद मेरे साथ सब भगवानों का आशीर्वाद है। धरती पे जितनी भी इबादत कोई करता होगा उससे ज्यादा मैं करता हूं। मैं 8 घंटे इबादत करके आया हूं, क्योंकि मेरी कर्म मेरी पूजा है, मेरा एक अपनी सच्ची सोच पूजा है। इस शहर को मैंने सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर दिए हैं, इस शहर के लिए मेरी ये पूजा है। वो बच्चे जो ब्लड डोनेशन एक बार कर देते हैं वो कभी नहीं डरते, उनको पता लगता है फलाने को तकलीफ है और उसको डेंगू हुआ, ये हुआ, चलो हम ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि उसे पता है इससे हम पॉजिटिव फील करते हैं।
तो थोड़ा सा इस बदलाव की जरूरत है। सिर्फ परीक्षाएं पास करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैंने तो आज तक कोई परीक्षा नहीं दी, एक परीक्षा दी थी नेट जेआरएफ की, वो भी नौकरी के लिए नहीं होती, उसे ऑल इंडिया टॉप किया था मैंने, दर्पण में मेरा सिलेक्टेड इंटरव्यू छपा था, सेलिब्रिटी टाइप मैंने फील किया। नौकरी का कोई इम्तिहान नहीं आज तक दिया, लेकिन मैं अपने को सफल मानता हूं, मेरे माँ बाप मुझसे बड़े प्रसन्न हैं। मैंने कोई नौकरी नहीं की, कहने के लिए अगर जो कहा जाए तो मैं बेरोजगार हूं, तो मैं बेरोजगार हूं, लेकिन मैं बड़ा अच्छा टैक्स पेयर हूं। गवर्नमेंट ने मुझे हर साल लगातार एप्रिसिएशन लेटर दिए हैं टैक्स पेयर होने के। तो ये आप अपने जीवन को परिभाषित कैसे करते हैं, आप अपने जीवन को ढालते कैसे हैं, बच्चों के सामने यही उदाहरण रखने की जरूरत है। जो अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है, जो वो अक्सर बोलते हैं, हमारे पिताजी ने हमसे कहा था जब आकाशवाणी के इंटरव्यू में फेल हुआ था, कि मन का हो तो अच्छा है और मन का न हो तो और अच्छा है, क्योंकि तब ईश्वर के मन का होना है। तो ईश्वर तुम्हारे लिए जो रच रहा है, डेस्टिनी जो डिसाइड करके आई है, वो आपको करना है, वो आप करेंगे। लेकिन तब तक पॉजिटिव रखने के लिए माँ बाप को उसको मोटिवेट करने की जरूरत है, समाज को मोटिवेट करने की उधर जरूरत है, और टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि ये 100 में 100 की होड़ को खत्म करना होगा। हमें सच्चे अर्थों में शिक्षा का जो विद्या ददाति विनयम, और जिसमें विनय होगी वो झुक जाएगा। टूटता वही है जो रिजिड होता है, टूटता वही है जो झुकता नहीं है। तो हमें बच्चों में झुकने, फ्लेक्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी, उनकी मन मांगे। एक तो सबसे बड़ी मेरी समस्या, मेरा एक बेटा है, 11 साल का बेटा है, हमारी पत्नी कॉलेज में प्रोफेसर है, अच्छी तनख्वाह है, प्रोफेसर्स की तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। मैं भी अपने माँ बाप के आशीर्वाद से अच्छा काम करता हूँ, मेरी भी कमाई ठीक है, मैं अच्छा खासा इनकम टैक्स पे करता हूँ। एक बेटा है, दोनों लोग अर्न करते हैं, सब कुछ उसी का है, लेकिन 15 रुपए 10 रुपए की भी कोई चीज अगर जो वो डिमांड करता है तो हम तुरंत नहीं दिलाते। हम उसको 1 दिन 2 दिन उसके लिए इंतजार कराते हैं, तरसाते हैं, क्योंकि जब जो चाहा वो मिल गया, और फिर जब जो चाहा नहीं मिला तो तुम्हें लगता है अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब बचपन से आपकी परवरिश, हमारा और आपका बचपन बीता, घर में कितने अभाव हुआ करते थे, नहीं कोई चीज है 10 बार कहने के बाद साइकिल मिलती थी। आज क्या है कि बच्चे ने साइकिल बोला नहीं कि उससे पहले साइकिल आके घर पे खड़ी हो गई। बच्चे ने बोला कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, उससे पहले कंप्यूटर आ गया। उसने कहा मुझे ये खिलौना चाहिए, उससे पहले खिलौना आ गया। तो उसको ये लगता है कि जो मैं सोचता हूं वो हो जाता है, और जिस दिन उसे लगता है कि मैंने तो ये सोचा अब हुआ नहीं है, उसी दिन उसको लगता है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। तो माँ बाप की ये भी परवरिश जिम्मेदार है। दूसरी चीज, जैसे मैं फील करता हूं, क्लास पढ़ाते हुए किसी बच्चे को किसी बात पे, डिसिप्लिन पे आपने डांटा, तुरंत लड़कियां और लड़के कहते हैं आज तक मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसे नहीं बोला। अरे भाई साहब, आपके पिताजी माताजी ने ये गलती की है, ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आप देवदूत नहीं हैं, आप ईश्वर का अवतार नहीं हैं, आप राम और कृष्ण का अवतार लेकर नहीं आए कि आपने बचपन में कोई गलती नहीं की। और अगर जो आपने गलती की थी तो आपके माँ बाप को उसी समय डांटना चाहिए था, और हो सकता है तो छोटी मोटी चपत भी लगानी चाहिए थी। आजकल जो माँ बाप ने अपने बच्चों को चपत लगानी बंद की है, ये थोड़ा सा अलग लगेगा, मेरी इस पे अलग स्टडी है, वो भी बड़ी जिम्मेदार है। हम पत्नी आपस में तय करके, बच्चे की कोई गलती ना हो तब भी उसको थोड़ी चपत लगा देना, थोड़ा उसको डांट देना, जिससे उसको ये लगता है कि डांट पड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। किसी ने हमें टच कर दिया, छू दिया, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस बच्चे को आपने 18 साल की उम्र तक कभी डर नहीं दिखाया, थप्पड़ नहीं दिखाया, हाथ नहीं दिखाया, अब किसी ने उसको छू लिया, उससे एब्यूज ही कर दिया, उसको लगता है अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे। हम लोग बचपन में थे, चाचा, बुआ, मामा, फूफा, चलते फिरते 1-2 लगा दिया जाता था, घर में हंसी मजाक में होता था, अरे अभी पिटाई लगाएंगे, अभी ऐसा। और वो सब लोग हमें धरती पे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग थे। तो हमें ये पता था कि लोग प्यार भी करते हैं और चपत भी लगा देते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। लेकिन आज की जनरेशन के लिए किसी बच्चे को आप टच कर दे, उसको तो लगेगा कि अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं बचा, मेरी तो बेइज्जती हो गई, मुझे तो टीचर ने बोल दिया तो बेइज्जती हो गई। तो जो इस तरह की परवरिश हम डेवलप करें, इसमें मैं फिर कहूंगा कि माँ बाप को एक बार सोचना पड़ेगा, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, भिजूका बनाना चाहते हैं, आप उसको कोई स्ट्रगल सहने का कोई प्रैक्टिस करा नहीं रहे हैं, तो बाहर जब वो जाता है तो दुनिया में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तब उसे लगता है, जब वो कोटा पहुंचता है और देखता है यहां तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसी दिन वो सोचता है अब तो जीने लायक ये धरती नहीं है, दुनिया नहीं। हमें उसको ये बताना होगा कि इस स्ट्रगल के बीच ही सब लोग निकलते हैं। हम लोगों के यहाँ बचपन में कोई उम्मीद नहीं थी। मैं मैनपुरी जैसे जनपद में पैदा हुआ था जहां एजुकेशन लेवल बहुत नीचे था। अगर जो मैं ऐसा सोच लेता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया
स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ा, ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, अपीयरिंग जेआरएफ हुआ, पीएचडी करने जामिया मिलिया इस्लामिया गया, पोस्ट डॉग मैंने जेएनयू में रजिस्ट्रेशन कराया। देश की चारों बड़ी यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी रहा। लेकिन मैं मैनपुरी में पैदा होने के बाद अगर जो ये सोच लेता कि मैं तो इस दौड़ में कहीं हूं ही नहीं, क्योंकि डीपीएस आर के पुरम से जो पढ़ के निकला है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज में पढ़ेगा, वो स्टीफेंस में पढ़ेगा, मैं मैनपुरी से पढ़ के आया हुआ बच्चा मैं कहां हिंदू कॉलेज में पहुंचूंगा? मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ बच्चा मैं कैसे हिंदू कॉलेज में रह पाऊंगा? लेकिन उसी हिंदू कॉलेज में पढ़ के मैंने टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप किया, अपीयरिंग जेआरएफ पास किया, एमए बाद में हुआ, जेआरएफ हो गया, तभी सिलेक्टेड का इंटरव्यू हमारा दर्पण में छपा। अब मैं अपने जीवन को जब देखता हूं तो मैं उसमें बहुत स्ट्रगल पाता हूं। हमारे बेटे के जीवन में वो नहीं है क्योंकि अलग तरह की परिस्थितियां, तो हमारी जिम्मेदारी की हम उसके जीवन में स्ट्रगल पैदा करें, और हम पैदा करते हैं। हम उसको ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको 11 साल की उम्र पे स्ट्रगल फील कराएं, हम उसको इस बात के लिए मजबूर करें कि वो ये जाने कि जीवन में क्या क्या घटता है। आपके चाहने से सब नहीं हो जाता, आपके माता पिता दुनिया के सर्वशक्तिमान नहीं है कि जो चाहेंगे वो कर देंगे, ना आप इस तरह से पैदा हुए। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये बच्चों की परवरिश में हम इन चीजों को शामिल करेंगे तो ये आत्महत्या की घटनाएं घटेंगी। आप उनके जीवन को उपयोगी बनाएंगे, स्ट्रगल में लाएंगे, उनके हाथ से काम करवाएंगे। मैं कहता हूं कि आप खूब बच्चे को पढ़ाते रहिए, जल ही जीवन है, खूब बताइए कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन जब वो घर में जाता है, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं लग्जरी प्रीमियम अपार्टमेंट है बरेली का, जब टैब खोलो 24 घंटे पानी सप्लाई और बिजली की गारंटी है। उसको तो पता ही नहीं पानी कोई समस्या है, क्योंकि उसने टैब खोली, पानी आ गई। अब हमारी ट्रेनिंग में शामिल होना चाहिए कि हम उसको 1 बाल्टी पानी दें और कहें बेटा 24 घंटे इसमें काटो, 24 घंटे इसी से चलाओ। तब उसको समझ में आएगा कि जल का जीवन में महत्व क्या है, कि 1 बाल्टी पानी अगर जो टॉयलेट में डाल देंगे तो नहाएंगे क्या? नहाने में वो सारा खर्च कर देंगे तो कपड़े कैसे धुलेंगे, बर्तन कैसे धुलेंगे, आप पिएंगे क्या? तो जब हम लोग आर्मी ट्रेनिंग में थे तो 72 घंटे का ऑपरेशन दिया जाता था और 2 लीटर पानी दिया जाता था। 2 लीटर पानी, क्योंकि गोला बारूद लेके जा रहे, लड़ाई पे लड़ने जा रहे, तो वहां आप कितना पानी ले जा पाओगे साथ में? टैंकर थोड़े ले जाओगे। तो 2 लीटर पानी में जब 72 घंटे काटने होते हैं तब आपको एक एक बूंद पानी की कीमत समझ में आती है कि रुई भिगो के होठों पे लगा लेने से भी प्यास खत्म होती है। लेकिन जो टैब खोलते ही पानी बहता है उसे कभी नहीं पता लगेगा जल का जीवन में क्या महत्व है। तो हमें व्यवहारिक ट्रेनिंग बच्चों के जीवन में जब शामिल करेंगे तो इस तरह के नकारात्मक भाव घटेंगे, उनको हम सहयोगी उपयोगी बनाएंगे तो ये भाव खत्म होंगे। अच्छा सर, अभी आपने इतना सब कुछ बताया और मुझे लगता है कि इस आपको लोग गंभीरता से सुनेंगे और गंभीरता से जो विद्यार्थी हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो सुने। उसके लिए मैं थोड़ा सा और संशोधन ये करना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये बता दीजिए किस किस कैडर के अधिकारी आपने तैयार किए हैं अभी तक? मैं बड़े लंबे समय से 2006 में जब मैं एमए कर रहा था तब मुझे संकल्प संस्था है जो सिविल सर्विस के लिए, उन्होंने निबंध का पेपर पढ़ाने को ऑफर किया था, क्योंकि निबंध के सारे नेशनल कंपटीशन में जीतता था उस समय, डिबेट और निबंध हिंदू कॉलेज में था। सारे विद्यार्थी उम्र मुझसे बड़े थे जो मैंने पहला क्लास सिविल सर्विस के लिए पढ़ाया था, और उस बैच में सबके निबंध में अच्छे नंबर आए क्योंकि मेंस का क्लास था दिल्ली में, और फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्ट हुए। तो 2006 से लेकर अभी तक मैं सिविल सेवा के विद्यार्थियों को गाइड करता हूं। अभी पीसीएस का रिजल्ट आया है, आज ही एक बच्ची का मैसेज आया है। बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमें नहीं पता होता, और वो मदद भी लेते रहते हैं। आज उसका वैदेही नाम है, तो वैदेही का हमें तो लग रहा था पता नहीं इसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। थर्सडे का मैसेज था, मैं खुद नहीं देख पाया, थर्सडे का मैसेज था, सब रजिस्ट्रार पे इसका सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैंने इसको कांग्रेचुलेशन बोला कि मैनी कांग्रेचुलेशन बेटा, तो उसका आया थैंक यू सर। तो इसकी फोन पे हमसे बातचीत होती रही, थर्सडे को उसका रिजल्ट आया, उसने मैसेज कर दिया, हम देख ही नहीं पाए। तो बच्चे जुड़े रहते हैं, उनका अपना प्रयास चलता रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में यहाँ या सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज तक देश में बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, प्रोविंशियल सर्विस में मैंने जयपुर, जोधपुर बहुत क्लासेस लिए हैं, तो राजस्थान में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर क्लासेस पढ़ाए मैंने, इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्ली तो मेरा सेंटर ही रहा। 2012 से मैं शहर में कोचिंग शुरू करके यहाँ कक्षाएं ले रहा। यहाँ भी अभी तक हमारे करीब 50 विद्यार्थी हैं जो पोस्टेड हैं। दीपक है, एसडीएम है, शैलजा है, डिप्टी एसपी है, स्वाति है, बीएसए है, कुछ जीएसटी में हैं, कुछ सब रजिस्ट्रार हैं, कोई जेल डिपार्टमेंट में है। तो हर विभाग में आज हमारे विद्यार्थी हैं।
अभी मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुआ तब मुझे जरूर पता लगा कि मेरे जो लगाई हुई पौध थी अब वो कहाँ कहाँ तक है, क्योंकि अभी तक मैं क्लास में सीमित था। अब जब सार्वजनिक जीवन में आया हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं उस दिन मथुरा से आगरा जा रहा था, तो अभी लखनऊ बीच में आगरा है। आगरा के जो जिलाधिकारी हैं भानुचंद्र गोस्वामी, वो दिल्ली में हम अध्यापन करते थे, हमारी कोचिंग के विद्यार्थी थे। अब उनको पता लगा तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमारा इंतजाम किया रुकने का और सारी चीजें और सब। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने बिजी टाइम में वो टाइम निकाल के, सर दिन में तो बहुत व्यस्त था, रात में आपके पास बैठूंगा आऊंगा, और वो पुराने दिन जब कोचिंग कर रहे थे और तब ये लगता था तब ऐसा लगता था। मुझे याद है भानु की शादी थी, हजारीबाग में जा रहा था, 13 घंटे अर्चना एक्सप्रेस लेट थी। तो मंडप में बहुत देर वो बैठा रहा और बोला नहीं, फेरे पे तभी जाएंगे जब खाना सर के साथ खाएंगे। तो वो पुराने दिन, पुरानी चीजें, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप पॉजिटिव काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कोई बच्चा, अभी जैसे एक बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती थी, मैं एक और प्रकरण जोड़ूंगा, वो हमारी सबसे ब्राइट स्टूडेंट थी बैच की, संतोष शर्मा नाम था। मेरा तय था कि इसका सिलेक्शन होगा। उसका प्री हुआ, उसका मेंस हुआ, और उसी दौरान उसके फादर को हार्ट अटैक पड़ गया। वो पुलिस में कांस्टेबल थे, और जैसे ही हार्ट अटैक पड़ा उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, हॉस्पिटल में बहुत पैसा खर्च हो गया और परिवार की स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हो गई। भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, छोटा एक बहन और एक भाई छोटी उससे थे। और अचानक उस परिवार पे आपदा आ गई कि कम उम्र थी उनके फादर की, लेकिन हार्ट अटैक बड़ा गंभीर था। डॉक्टर्स ने मुश्किल से एंजियोप्लास्टी से बचाया और ये भी कहा कि बहुत ज्यादा सर्वाइवल के चांस नहीं है, या बाईपास कराया जाए तो मेदांता जाया जाए, उतना पैसा, ये सारी समस्याएं उस परिवार के सामने। उस बच्ची की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। उसके फादर जब ठीक हुए, मदद की हम लोगों ने जो कर सकते थे, तो बड़ा कर्ज हो गया उनके ऊपर, और उन्होंने एक जिद कर ली कि इस लड़की की मुझे शादी करनी है। मैंने कहा कि इसका सिलेक्शन हो सकता है? बोले नहीं, 3 बच्चे हैं, अब हमारे जीवन कोई भरोसा नहीं और मुझे इसकी शादी करनी है। उन्होंने उसकी शादी खोजनी शुरू कर दी। परिवार पे कर्ज हो गया। उस बच्ची ने नौकरी करने की कोशिश की। मैंने उसकी पढ़ाई जारी रखवाने के लिए अपने यहाँ उसे नौकरी दी। उसकी छोटी बहन को नौकरी दी कि ये सिविल की तैयारी कर ले, ये पास हो जाए, क्योंकि ये सिलेक्ट होगी, ये करेगी। लेकिन पारिवारिक समस्याएं इतनी बुरी तरह से उसको घेरी कि वो बच्ची हतप्रभ हो गई। पिता के कहने पर उसने शादी कर ली। शादी करके चली गई। तुरंत कुछ दिनों बाद उसके फादर की डेथ भी हो गई। वो बेचारे चले गए। एक बेटा एक बेटी उनके रह गए, जिनका विवाह वो नहीं कर पाए जो उनकी इच्छा थी। अब अभी लेखपाल का रिजल्ट आया। उस दिन उस बच्ची का फोन आया कि सर मेरा लेखपाल हो गया, और उसने कहा कि सर सोचा था कि ट्रेजरी से, उसी विभाग में, राजस्व विभाग में बड़े पद की तनख्वाह लूंगी, लेकिन सबसे छोटे पद से शुरुआत हो रही। हमने कहा बेटा निराश मत हो, तुम्हारी किस्मत में उस विभाग से सैलरी लेना लिखा था, वो तुम्हें नियत ने दे दिया, लेकिन इन परिस्थितियों के आगे। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जिन परिस्थितियों में वो बच्ची गुजरी, अगर जो वो हमारे यहाँ विद्यार्थी न होती, हमसे न जुड़ी होती, तो शायद बिखर जाती। लेकिन उसने शादी की, बाप की बात मानी, घर परिवार, ससुराल, इधर उधर सब। उसकी सासू माँ की बड़ी तबीयत खराब थी, डायलिसिस होती थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, उसमें भी वो परिवार संभाले रही, और अंततः आज वो नौकरी में आ गई। लेखपाल बहुत अच्छी नौकरी है, जो लोग जानते हैं सिस्टम में, और वो लड़की आज लेखपाल हो गई। ऐसे ही एक लड़का विकास मिश्रा लेखपाल हुआ। एक अकबर अली लड़का है, यहाँ पीसीएस की तैयारी कर रहा था, उसका कुछ जमीन का, घर का विवाद भी चल रहा था, वो इस बार लेखपाल हुआ। तो 6-7 बच्चे जो हमारे यहाँ पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, दुर्भाग्य से उनका नहीं हो पाया, लेकिन आज वो लेखपाल हो गए। अब लेखपाल होने के बाद 5 साल तो उन्हें एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दूसरा, लेखपाल होने के बाद उनकी आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब वो फिर पीसीएस देंगे और सिलेक्ट होंगे। जैसे अभी सोनिया गोयल मैडम है, हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुई। उन्होंने बहुत एज में सिलेक्शन पाया। जिस दिन उनका पीसीएस का इंटरव्यू था, उस दिन उनकी बच्ची का 12th का बोर्ड का एग्जाम था, और इंटरव्यू बोर्ड में मैंने कहा था कि ये बात जिक्र कर देना, और बात ये आ गई। बोर्ड ने पूछा कि आप की एज तो काफी हमें लग रही है, आपकी नौकरी भी बड़े दिनों, बेसिक में वो टीचर थी। अब सोचिए, एक महिला जो बेसिक में टीचर है, जिसकी बच्ची इतनी बड़ी है, परिवार की पूरी जिम्मेदारियां हैं, वो पीसीएस की तैयारी कर रही है। उन्होंने बड़ा लेट आवर्स में भी तैयारी स्टार्ट की थी। मुझसे जब आई थी वो, तब उनकी एज अच्छी खासी थी, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास शुरू किया उस एज में, और उन्होंने फाइनली सिलेक्शन पाया। और बोर्ड ने उनकी इसी बात पर उनको हाईएस्ट इंटरव्यू नंबर दिए, 75 मार्क्स है इंटरव्यू, जो हाईएस्ट है। मतलब आपकी स्ट्रगल को लोग तवज्जो देते हैं। अब वो महिला ये सोच लेती कि हम एक नौकरी तो कर ही रहे, बेटे बेटी बड़े हो गए, अब बेटी आईएएस पीसीएस बन जाएगी, लेकिन उसने कहा नहीं। और ताज्जुब की बात बता रहा हूं, उसकी बेटी उसके साथ पढ़ती थी, हमसे भी कभी कभी पूछने आ जाती थी। उसने यहाँ 12th किया,
12th में स्कोर बहुत अच्छा किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है और सिविल की तैयारी चल रही, वो भी सिविल सर्वेंट बनेगी 100% तय है, क्योंकि बचपन में जब वो थोड़ी बड़ी हो रही थी तभी माँ को तैयारी करते हुए देखा और माँ के साथ उसने तैयारी की। उसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी तैयार है, पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार है अभी से। तो पढ़ाई के साथ हमें ये चीजें जोड़नी चाहिए, ये एग्जाम्पल्स जोड़ने चाहिए और स्ट्रगल करनी चाहिए। स्ट्रगल, आपकी स्ट्रगल से बहुत लोग दूसरे प्रभावित होते हैं और जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो ये समझ। लेकिन जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके माँ बाप से ये चूक हुई या स्कूलों से ये चूक हुई कि उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स उनके सामने नहीं रखे कि स्ट्रगल इसे कहते हैं, ये जीवन होता है, आप किसी भी उम्र में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे उदाहरणों से जब बच्चों को हम समझाएंगे, इस पे प्रयास करेंगे, तो हमें लगता है कि ये ठीक होगा। चूंकि आज का मुद्दा यही सुसाइड पे था, हमारे अपने विद्यार्थियों के साथ तो तरह तरह के अनुभव। मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बता दूं जो हमारे जीवन में मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसी से जुड़ा हुआ। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है, अभी उस दिन रिजल्ट आया है 23 तारीख को पीसीएस का, और मैं उस दिन लखनऊ में था, मेरी पार्टी की मीटिंग थी। 21 को एक शादी थी, 22 को एक शादी थी, 23 को मैं लखनऊ में था। रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आता है, जिन बच्चों की आपने इंटरव्यू की तैयारी कराई, चूंकि मैं इंटरव्यू एक्सपर्ट रहा हूं 2007 से लगातार मॉक इंटरव्यू, और वो इस बार तो मैंने ऑनलाइन बहुत बच्चों के इंटरव्यू की तैयारी कराई। अब जब रिजल्ट आता है, आपने जिस बच्चे को बड़ा मोटिवेट किया, बेटा तुम्हारा तो इस बार होना है, एसडीएम होना है और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। एक बच्चा जिसपे आपको उम्मीद नहीं थी वो एसडीएम हो गया है, एक बच्चा सिलेक्ट हो गया है, एक बच्चा फेल हो गया है। अब एक फोन तो आता है, अरे सर मैं एसडीएम हो गया हूं और सर जिंदगी बदल गई है और ये हो गया है सर आपके आशीर्वाद से। तो उससे हम उसी समय कह रहे होते हैं, अरे ये तो होना ही था, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया हुआ और बहुत बहुत बधाई और तुम्हें करना था। दूसरा फोन आता है, सर मेरा नहीं हुआ है और अब सर मुझे कोई उम्मीद नहीं। रो रहा होता है बच्चा। एक फोन हंसते हुए चीखते हुए बच्चे का है खुशी के मारे, हमें उससे खुशी में बात करनी है। अगला फोन रोते हुए बच्चे का है, उससे हमें सांत्वना बंधाने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए बड़े गंभीर होके और दुखी होके बात करनी है। अगला फोन फिर उतनी खुशी से आ रहा, और आप अगर जो उससे दुख से बात करोगे तो उसे लगेगा सर हमें बधाई नहीं दे रहे। बड़ा कठिन होता है हम लोगों के लिए जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है। एक बच्चा तो अर्श पे है, टॉपर है, 100% पाया है, हमने भी होप बनाई और उसे लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एसडीएम होगा, इंटरव्यू कॉल हो गया, वो लिस्ट में नहीं होता है तो वो फर्स्ट पे आ जाता है अर्श से। उसे तो लगेगा हम जी नहीं पाएंगे। दूसरा बच्चा जो फर्स्ट पे था, जिसने कभी कुछ नहीं, 3rd डिविजनर था, कभी फेल भी हो गया था, फिर मेहनत की थी, वो आज एसडीएम हो गया है। अब वो अर्श, फर्श से उठ के सीधा अर्श पे चला गया, आसमान पे। उसी दिन आप अलग अलग बच्चों के जीवन में घटते हुए देख रहे होते हैं और तब आपको समझ में आता है कि जीवन कहते किसे हैं, जीवन के रंग क्या होते हैं, और फिर उन बच्चों को भी आपस में समझाना। हम तो अपनी जिम्मेदारी ये मानते हैं, हर साल जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनसे तो 1 मिनट बात करते हैं, और जो फेल होते हैं उनसे हम 10 मिनट बात करते हैं। उनको रात भर बात करते हैं, रात के 2 बजे भी मैं उनको फोन मिलाता हूं और कहता हूं बेटा जिंदगी खत्म नहीं हुई है, यहां से जिंदगी शुरू हो रही है, तुम फिर प्रयास करो, तुम फिर प्रीलिम्स दो। 17 मार्च को तुम्हारा प्रीलिम्स है, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम बचा हुआ है, इतने दिन बचे हुए हैं, तुम प्री पास करोगे तो मेंस, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा लिखा था, उस क्वेश्चन में गलती हो गई थी, वो तुम ठीक से लिखोगे। इंटरव्यू में मैं तुम्हारे साथ लगातार 1 सप्ताह बैठूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं। अभी बरेली के एक बच्चा है सोहम तेतरीवाल, उस आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, बरेली में था, तैयारी कर रहा था, हमारे संपर्क में, माधोवाड़ी का रहने वाला है, बड़ा प्यारा बच्चा है। उसका पिछली साल उसने आईएएस दिया, प्री दिया, पास किया, मेंस दिया, पास किया, इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू दिया, तैयारी में बड़ा उसकी मदद की। फाइनल रिजल्ट आया, उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं भी शौक, वो भी शौक, बड़े परेशान। उसको ये उम्मीद थी कि मेरा होगा, पढ़ने में बड़ा अच्छा बच्चा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा 2nd लिस्ट में हो जाएगा। बोला सर पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं दूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। 2nd लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जब आई, उसका उसमें नाम था, और उसको रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो थी, आजकल उसे रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मोदी जी ने नाम दे दिया, उसका आईआरटीएस हो गया। इस बार उसने फिर प्री पास किया है, फिर मेंस पास किया है, और इस बार तो उसने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऊपर वरीयता दी है, और 1 मार्च उसका फिर इंटरव्यू है। यही बरेली का बच्चा है, माधोवाड़ी का। अब सोहम का इस बार 100% आईएएस होना है, मैं सोचे बैठा हूं, लेकिन मान लो नहीं हुआ, हो सकता है इससे भी कम नंबर रह जाएं जो पिछली बार थे। तो क्या हम और सोहम जीना छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि ये तो प्रयास है,
ये स्ट्रगल है और हमारी स्ट्रगल हमेशा उसी तरह से। अंतिम बात कह के खत्म करूंगा कि एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे लगती है कि एक बार जंगल में आग लगी थी, तो बहुत लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे। एक चिड़िया थी जो नदी में जा रही थी, चोंच में एक बूंद पानी भर के आके उस जंगल की आग के ऊपर आसमान में छोड़ रही थी और वो बूंद वहीं भाप बन जा रही थी। बार बार चिड़िया ये प्रयास कर रही थी, तो खड़े हुए लोग हंस रहे थे, देख रहे थे और कह रहे थे, देखो पागल चिड़िया को, क्या इसके एक बूंद से आग बुझने वाली है। तो उस चिड़िया ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा मुझे भी पता है मेरे इस एक बूंद से आग नहीं बुझने वाली, आग को भी पता है ये नहीं बुझने वाली, जंगल को भी पता है, नदी को भी पता है, पानी को भी पता है, लेकिन मुझे एक बात और पता है कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो भले ही हमारा प्रयास एक चिड़िया की चोंच में पानी की बूंद जितना हो, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। इतिहास हमें इसके लिए याद करेगा और इसीलिए जो मेरे विद्यार्थी हैं उनको मैं जीवन में सकारात्मक रहने का संदेश देता हूं। मैं जब वर्कशॉप लेता हूं, जब आईएएस पीसीएस के बैच शुरू होते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि तुम जैसे आए हो हमारे यहां वैसे ही वापस नहीं जाओगे। तुम्हारे अंदर मनुष्यता में निश्चित तौर पे कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैं तुम्हें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनाने की कोई गारंटी नहीं देता। आईएएस, पीसीएस बनना जीवन का उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। जीवन का उद्देश्य बेहतर इंसान होना चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। यदि ऐसे उद्देश्य होंगे तो निराशा जीवन में नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने केबी त्रिपाठी सर से बात की है, सिविल सर्विस मेंटर हैं आप, कई सारे अधिकारी आपने बनाए हैं आईएएस, आईपीएस, और इसलिए और बात की ताकि जो विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो इस बात को और गंभीरता से लेंगे कि आपने क्या कहा, क्या बताया, किस मार्गदर्शन पर बच्चों को चलना है और कैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों को चलाना है समाज में। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ।